हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल या रूटीन है, आप जितना भी डेली सेट कर रखे हैं रूटीन, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सीटेट की ईवीएस प्रैक्टिस सेट 8 की बात करेंगे। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि जो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। आज जो प्रश्नों की बात होगी वो मात्र 25 प्रश्न होंगे और इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न हैं? तो मात्र 25 प्रश्न की ही बात की जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन स्लॉथ से संबंधित, जो कि एक भालू की तरह दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता। स्लॉथ बहुत ही आलसी जंतु इसे माना जाता है। तो इसके बारे में प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पक्षियों से संबंधित, उनके घोंसलों से संबंधित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह स्लॉथ, हाथी, इनसे जो है संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। तो पहले देखते हैं क्या है प्रश्न। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। या चौथा ऑप्शन है कि स्लॉथ लगभग 8 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो 40-50 वृक्ष पर वो नहीं घूम सकते, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही लेज़ी होती हैं, बहुत ही आलसी जीव होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि 40 वर्ष तक जीते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन मात्र पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 वृक्षों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं और जिन वृक्षों पर वो रहते हैं उन वृक्षों की पत्तियों को खाते हैं। जब पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो दूसरे पेड़ पे जाते हैं। अगर वो पेड़ की पत्तियां खत्म न हो तो वो वहीं उसी पेड़ पे रह जाएंगे। तो जीवन काल में अपना जीवन काल पूरी तरह से 8 ही वृक्षों पर यानी कि 8 ही पेड़ों पर व्यतीत कर देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं? आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा और भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से ऑप्शंस देख रहे हैं आप, उनके हिसाब से चूज करना है आपको। तो जो सही आंसर है वो क्या है कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा जब जंगल कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाए कि बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगी, क्योंकि मृदा अपरदन जो होता है बहुत ज़्यादा तेज धारा होती है जब बारिश के समय पानी की, तो वो क्या होती है, मृदा को अपने साथ काट कर बहा ले जाती है, ठीक है, काट कर बहा ले जाती है। तो मृदा अपरदन के नाम से जिसे जाना जाता है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो देखिए, जो 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है उसी में से जो है संबंधित प्रश्न है। तो यानी कि अगर बात कर ली जाए, ये जो है इधर ये जो इधर यहाँ पे 7 सिस्टर राज्य हैं जिसे हम स्टेट कहते हैं, वहाँ पे आपका बात करें तो देखिए बिहार तो यहाँ आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ पहला। दूसरा है कि बिहार आ गया, इसमें भी छत्तीसगढ़ इधर है, तो ये मिज़ोरम आपका इधर ही आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल यहाँ है और अरुणाचल प्रदेश, असम तो सही है लेकिन अरुणाचल प्रदेश असम सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। तो मिज़ोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य पूछ रहा है। तो त्रिपुरा आपका है और मिज़ोरम है आपका और असम ये है ही आपका, ठीक है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अगर बात कर ली जाए क्या है, तो ये देखिए असम हो जाता है आपका, यहाँ पे त्रिपुरा और मिज़ोरम हो जाता है। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेशों में
पहाड़ों पर जंगलों के निवासी ग्राम सभा एक सभा में लॉटरी निकाल कर यह निश्चित करती है कि इस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। ये ऐसा काम कहाँ होता है? लद्दाख में, मिज़ोरम में, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड में। सही आंसर की बात कर ली जाए चौथे की, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। मिज़ोरम में ऐसा होता है कि हर प्रत्येक वर्ष में लॉटरी निकाली जाती है और उसके हिसाब से बताया जाता है कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी और एक साल में वो कितनी खेती करेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए कि किस देश का भाग है? तो आप जानते हैं तिब्बत, नेपाल, भारत, चीन। तो नेपाल का जो है माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, उत्क्रमित मतलब रिवर्सिबल, जिसे रिवर्सिबल मतलब जिस दिशा में वो पहले था उस दिशा में उसे फिर से लाया जा सकता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना और गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना। तो देखिए छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि मोम का घोल बनाना। उनके घोल से फिर मोम को तैयार किया जा सकता है। तो ये आप इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए दूध से पनीर बन जाएगा। पनीर बनने के बाद पनीर को हम दूध नहीं बना सकते। बायोगैस बनने के बाद फिर गाय का गोबर प्राप्त नहीं कर सकते। परत बनने के बाद फिर प्लास्टर हम आप दोबारा नहीं पा सकते, लेकिन घोल बन जाएगा फिर भी वो मोम का ही होगा, उसे फिर मोम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वृक्षों या पौधों के जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए हुए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं ऑप्शंस। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। ठीक है, जड़ें होती हैं। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। जड़ों द्वारा देश पौधे को यानी कि वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना है। जड़ों का काम जो है वो पेड़ को सहारा देता है, वृक्ष को सहारा देता है। तो सही बात है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण होता है। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। ठीक है, सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पहला तो सही है कि जो वास्तव में उसकी शाखाएं दिखाई देती हैं वो उसकी जड़ें होती हैं। ये तो पहला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई से 30 गुनी है, तो नहीं, ये गलत है। जड़ों के द्वारा जो है पौधों को, वृक्षों को सहारा जो है मिलता है, ये ऑप्शन सही हो गया। मतलब पहला और तीसरा सही हो गया। अब देखते हैं, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण होता है। तो जल में जो है आपके जो खाद्य पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, उन्हें वो संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। वो कह रहा है बच्चा कि मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ की है? तिनसुकिया यानी कि असम से, चेन्नई तमिलनाडु से है, मनाली हिमाचल प्रदेश, उदयपुर या राजस्थान से है। उदयपुर में राजस्थान में उदयपुर है, तो कहाँ की है वो बच्ची? आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्ची कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है, मनाली की है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आपके मित्र कमज़ोर दांतों और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं। ठीक है, अस्वस्थ रहती हैं। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? वो जो है मित्र हैं आपके, वो दांतों और हड्डियों से कमज़ोर हैं और कमज़ोर होने के कारण वो अस्वस्थ हैं। तो आप क्या करेंगे ऑप्शंस के हिसाब से? चावल, नींबू, आंवला गुड़ खिलाएंगे, दाल रोटी चावल, दूध सब्जियां पालक फल, तेल अंडा चावल रोटी। तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें कि दूध सब्जियां पालक, यानी कि इसमें हरी सब्जियां भी आ जा रही हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा सदाबहार प्रश्न है। स्लॉथ, हाथी, पक्षियों के घोंसले और थीम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, मधुमक्खी के छत्ते हुए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ करके जाएं। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं।
छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करती हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है। तो सही आंसर की बात कर ली जाए, पहले देख लेते हैं क्या क्या सही है। ठीक है, तो पहला जो है, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ नहीं, एक ही रानी मक्खी होती है जिसकी सभी लोग सेवा करते हैं। तो बहुत सी रानी मक्खियाँ नहीं होती, ये गलत है। अब देखते हैं दूसरा, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। तो इसकी बात कर ली जाए तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है कि उसमें कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं नर मक्खी। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं, यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता क्योंकि जो वर्कर होती हैं मक्खियाँ वो ही काम करती हैं इस चीज़ का, तो ये भी बात सही है। नर मक्खी छत्ते के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह रस, ये बात गलत है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब जानते हैं मधुमक्खी कीट वर्ग में आती हैं और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खियाँ होती हैं और कई हज़ार श्रमिक होती हैं उसमें, जिसमें से 100 से 200 नर होते हैं। रानी मक्खी का जो मेन काम हो जाता है वो अंडे देने का काम करती हैं। ठीक है, और औसतन उम्र की बात करी जाए तो ये 2 से 3 वर्ष इनकी जो है 2 से 3 वर्ष इनकी औसत उम्र होती है। ये सारी मेन पॉइंट है। आगे चलते हैं, नीचे दी गई उस विशेषता को सुनिए जो नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है, यानी कि जो कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी हैं, इन तीनों में कोई जो भी कॉमन होगा उसको आपको चूज करना है। तो देखिए, शरीर पर सल्कों से ढका होता है, शरीर सल्कों से ढका होता है। तो देखिए, कछुआ तो ढका है, अजगर ढका है, लेकिन छिपकली भी ढकी है, लेकिन आपका जो मधुमक्खी है उसके सल्क से शरीर नहीं ढके हुए, तो ये तो आपका होगा नहीं। भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकता है, तो कछुआ तो रह सकता है, अजगर तो रह सकता है, लेकिन बाज जो है वो जल में नहीं रह सकता। शहद की जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो जल में नहीं रह सकती हैं। तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, जहरीला होना, अंडे देना, तो हाँ, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली सारे जो है ये अंडे देते हैं, ये बात तो सही है। जहरीला, सभी जहरीले नहीं होते। ठीक है, सभी जहरीले नहीं होते हैं। बाज के काटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, हाँ, वो जब आप पर प्रहार करते हैं आपको, तो वहाँ से आपको दिक्कत है। लेकिन जो सबसे सही ऑप्शन यानी कि तीसरा, तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, केचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। यह मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनकी मल से मृदा उपजाऊ बनती है, बात सही है। यह अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगे होती हैं। रसायनों का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं करता है, तो ऐसी बात नहीं है। चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। रसायन का छिड़काव जो है वो केचुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा होगा। तो चौथा, पांचवा वाला तो हुआ नहीं। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से क्या होते हैं, महंगी बिकती हैं। ये ऐसी भी कोई बात नहीं है। यह अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, ये बात सही है। यह मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं और मृदा उपजाऊ होती है, ये बात सही है। ये छेद करने की वजह से ज़मीन पोली हो जाती है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सही ऑप्शन है वो आपका तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं, और इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, आप जानते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। ऑप्शंस देखते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण, रटना सीखना, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो भागीदारी सबकी होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को अगर सपोर्ट मिलता है, जैसे कि वाइगोत्स्की साहब की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, जिसमें ज़रूरी है सामाजिक अंतःक्रिया में स्कूल, घर, पास पड़ोस, सहपाठी का सहयोग, तो समुदाय की भागीदारी आ जाती है। तो ये बात सही होगा, यानी कि आप जानते हैं कि चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, इसको आप काट नहीं सकते। रटना एक नेगेटिव थिंकिंग है जिसे आपको नहीं रखना है। ये हो गई।
अब बात करते हैं गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं। पाठ्य पुस्तक आपके हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से पाठ्य पुस्तक को चलाना है, तो ये ऑप्शन नहीं रहा। गतिविधि यानी कि बच्चा करके सीखे, ये बात बढ़िया है। तो पहला और चौथा जिसमें सही होगा वो है आपका चौथा ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, क्या है? प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 की बात अगर मैंने लिखी जाए तो ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सही है। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नया ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा वो देख लेते हैं, पहले क्या कटेगा उसके बाद क्या ऑप्शन सही है क्या नहीं। तो पहला ऑप्शन तो आप जान रहे हैं कि सही है। बच्चा क्या है, उसको प्रोत्साहित करना है, जो भी बच्चा कर रहा है उसके लिए उसको करेज करना है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है कि बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अगला देखते हैं बच्चों को नया ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, बच्चा क्रिएटिव सोचे, थिंकिंग करे, तर्क करे, अच्छा सीखे, लेकिन निश्चित चीज़ नहीं, आप जैसा बच्चा सीख सकता है उसी हिसाब से आपको लगातार सिखाते रहना है। तो 3 ऑप्शन यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा, जो कि पहले में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है, रचनात्मकता विकसित करने के लिए एक शिक्षण उद्गम पद्धति का उपयोग करता है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक ही इसके लिए एकमात्र साधन जो है, संसाधन एकमात्र, केवल जो ऐसे वर्ड आते हैं वो गलत हैं, उनको ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको मान लीजिए कट कर दीजिए। यह शिक्षण आधारित है। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, जिसमें ये पर्यावरण अध्ययन है, इसमें विज्ञान शामिल है, सामाजिक विज्ञान शामिल है और पर्यावरण शिक्षा भी शामिल है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है, क्या चुनौती है? रटना सिखाना, ये चुनौती नहीं है। सम्मित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, यानी कि बच्चा जो है खुद से नियम को बनाए और चीज़ों को सॉल्व करे, प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे, ये बात सही है, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चा करके सीख रहा है। आगे देखते हैं बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद कहाँ गया, वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ, तथ्य और सूचनाएं। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, देखते हैं कि क्या ऑप्शन सही है। पहले तो आप जानते हैं वाद विवाद का प्रावधान हमेशा बढ़िया होता है, चाहे वो ईवीएस को पढ़ाया जाए या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, भाषा में भी रहेगा तब भी वाद विवाद, यानी कि बच्चा संप्रेषण करे, किसी भी तथ्य के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को देखे, तो ये बात तो सही है, ये हो जाएगा। अनुभवात्मक सीखना, यानी कि बच्चा खुद से अनुभव, एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखे, तो ये भी होगा। और क्या है कि कहानियाँ, तथ्य और सूचनाएं, तो बात कर ली जाए कि कहानियाँ जो हैं 1 to 5 यानी कि प्राइमरी स्तर के लिए बच्चा कहानियों से सीखेगा और ये बेहतर है, तो पहला और दूसरा तीसरा ये सही है। तथ्य और सूचनाएं बच्चे के लिए एक एक लाइन का आप तथ्य देंगे तो बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना आप उसको कहानी से जोड़कर बताएंगे, तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या में उप विषय क्या है? जैसे थीम और उप थीम की बात होती है ना, थीम और उप थीम, तो इसके पहले वाली जो वीडियो है ईवीएस की, उसमें हम लोगों ने थीम के बारे में बात की थी और अच्छे से बात की थी। यहाँ पे उप थीम पूछ दिया है तो उप थीम के बारे में बात कर लेते हैं। परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे और यात्रा, तो 18वें के सही आंसर की बात करी जाए 18 का जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि पौधे, वो जो है उप थीम में आता है और यही आपका जो है सही है। जैसे कि उप थीम में प्राथमिक स्तर यानी कि ईवीएस की बात करी जाए, इसमें जो 6 मुख्य विषय हैं, कौन कौन से थीम जो हैं वो ये हैं कि परिवार और मित्र, ये जो पहला ऑप्शन है। उसके बाद आपका भोजन है, तीसरा आश्रय है, चौथा पानी है, पांचवा यात्रा है, छठा जो है चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं और करते हैं, तो ये जो है थीम है, लेकिन उप थीम यहाँ पे पूछा जो कि पौधा, इसमें उप थीम हो जाएगा। ईवीएस
की सार्थक सीख दी जा सकती है। ईवीएस की अच्छी समझ विकसित की जा सकती है। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा प्रयोग के द्वारा विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन करती है। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा पहले देख लेते हैं क्या सही है। जैसे ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, ठीक है, तो ये बात सही है कि हम क्या करें, जो भी उसकी सामग्री है उसको विषय सारणी यानी कि उसको किस प्रकार से पढ़ाना है पहले एक रूपरेखा तैयार कर ली जाए, जो कि सही है। उसके बाद क्या है कि वास्तविक संवाद और जहाँ पे संवाद की बात आए वो यानी कि पर्यावरण में संवाद हो, वाद विवाद हो, संप्रेषण हो और भ्रमण विधि के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा करके सीखना, ये सारी चीज़ें सही होती हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अब देख लेते हैं कि क्या है, प्रयोग करके यानी कि बच्चा करके सीख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन यानी कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है वो चौथा ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा। आगे देखते हैं, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है। ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना, उदाहरणों के माध्यम से सीखना, सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना, यानी कि जो बात कही जाती है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से सिखाना, वही बात कही जा रही है। और जो उसके इन्वायरमेंट में है, आसपास पड़ोस में जो बच्चा देखता है उन्हीं से संबंधित उदाहरण देकर बच्चों को पढ़ाना, यही चौथा ऑप्शन का मतलब है और यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भोजन विषय के विद्यार्थियों के लिए सार्थक, भोजन विषय है और विद्यार्थियों के उसके बारे में सार्थक प्रमाण देने हैं, तो आप क्या करेंगे। भोजन विषय के विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणिक हो सकते हैं यदि भोजन यानी कि भोजन जो विषय है, जो मुद्दा है, उस पर मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाएं। समूह चर्चा, उनके आसपास पड़ोस वही चीज़ें हो रही हों और उन्हीं से संबंधित उदाहरण दिया जाए, तो बच्चा जो भी, चाहे वो भोजन विषय हो या जो भी विषय हो, सब्जेक्ट हो, जो अध्याय हो, उसमें बच्चा अच्छा सीख पाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के आसपास पड़ोस वही चीज़ें हों जो विषय से संबंधित है, जो आप पढ़ा रहे हैं और उन पर चर्चाएं हों। प्रश्नोत्तरी हो, बच्चों में क्लास 1 to 5 तक प्रश्न और उत्तर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। शिक्षक क्या प्रदर्शन करेंगे, पाठ्य पुस्तक संसाधन तो है ही, लेकिन बच्चा सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही नहीं सीख पाएगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, टीवीएस नहीं ईवीएस, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर, फेसबुक, तो कुछ भी नहीं है बढ़िया है। सबसे बढ़िया जो है क्षेत्र भ्रमण। जब भी ईवीएस की बात कर ली जाए तो ईवीएस जो है क्षेत्र भ्रमण बच्चा देखेगा प्रत्यक्ष रूप से, तो वो जल्दी उसे समझ पाएगा। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चे के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। तो मैंने कहा था जब भी संवाद की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपके लिए समझ लीजिए बहुत बढ़िया है और उसे आपको चूज करना है। तो संवाद है, तो संवाद की बात प्रोत्साहित किया जाता है। अगला देखते हैं कि संरचित क्षेत्र भ्रमण की बात की जाए तो ये भी बात सही है और दूसरा संवाद जो है वो भी बात सही है। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा, बच्चा जब जानकारी ही नहीं होगा तो बच्चा निबंध कहाँ से लिखेगा, तो जो सबसे सही आंसर है वो क्या है। और रोल प्ले यानी कि बच्चों को अभिनय करने का मौका दिया जाए और उसमें उसके मुद्दों को समझाया जाए कि जल कितना इम्पॉर्टेंट है, तो पहला दूसरा तीसरा सही ऑप्शन हो जाता है, जो कि पहला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थितियों में इससे संबंधित आकलन। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही है, सीखने के लिए आकलन। ये बहुत ही इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और देखिए दोनों के प्रश्न अलग हैं, बस ऑप्शंस एक जैसे ही हैं। ईवीएस में सहपाठी आकलन है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन, सीखने का आकलन। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सीखने के रूप में आकलन जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।